अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ उस्मान भी मौजूद हैं। उस्मान भी फिटनेस ट्रेनर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं और ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले उस्मान भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा उस्मान भी, सबसे पहले व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने न्यूट्रिशन का कोर्स कब स्टार्ट किया, अपनी जर्नी शेयर करिएगा व्यूअर्स के साथ। जर्नी मेरी बहुत सिंपल है। वज़न बढ़ गया था, सेहत ख़राब हो रही थी, जॉइंट पेन्स स्टार्ट हो गई। ख़्याल आया कि वज़न कम करना चाहिए और शुरू में थोड़ा सा ख़राब हुआ मैं, क्योंकि जहाँ गया वहाँ पे कोई ओल्ड स्कूल थेरीज थी और न्यूट्रिशन का कोई पता नहीं था। खाना पीना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो। और दिन में मुझे याद है कि मैं सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन ले रहा था। एक बॉयल्ड एग ले रहा था मैं, मुझे नहीं पता था कि इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन का उस वक्त पता नहीं था। तो फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मुलाकात डॉक्टर वसीम से होगी। तो मेरे तो उस्ताद भी हैं और उन्होंने, आज अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो ये उनकी वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी तो है, लेकिन उसके बाद वसीला मुझे डॉक्टर वसीम बने। उनके पास गया तो पता चला कि मैं तो 6 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ। जब मैंने बताया कि मेरी ये डाइट है, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और वज़न मैंने कम करना है, फ़ैट कम करना है, तो जब मैंने उनको बताया, कहते हैं क्या खा रहे हैं आप, तो मैंने जब उनको बताया कि मैं एक अंडा खा रहा हूँ दिन में और उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ और ग्रीन टी पी रहा हूँ, पानी में आधा ग्लास पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिस जिम में मैं जा रहा था उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, इससे वज़न कम होगा। तो लिटरली डॉक्टर साहब ने ऐसे कर दिया मेरी बात सुन के। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं आपको पता है आप कितनी प्रोटीन ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं। आप एक अंडा ले रहे हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, और आपको पता है कितनी प्रोटीन चाहिए? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, आपके वेट के हिसाब से, पाउंड्स के हिसाब से आपको इतनी प्रोटीन चाहिए, उन्होंने मुझे कहा। खैर वो कोई 40-50 मिनट मैं उनके पास बैठा था, एक फ्रेंड के रेफरेंस से गया था। तो वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे याद है कि जब मैं उनके ऑफिस से निकल के नीचे पार्किंग तक आया तो मुझे ये था कि मैं पतला हो जाऊँगा, पैक्स मेरे अब बन जाएंगे, क्योंकि उधर बैठ के डिस्कशन हुई थी। वहाँ से मुझे समझ आया कि ये काम तो न्यूट्रिशन का है सारा, ये एक्सरसाइज का तो काम ही नहीं है। और फिर जब उन्होंने प्लान दिया मुझे और फिर मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो तो खैर फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब जगहों पे है, तो रिजल्ट्स मिल गए मुझे। और फिर पता चला कि ये क्या, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर वसीम भाई ने मुझे कहा ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 38 ईयर्स की एज में, ये वैसे ही नहीं होगी, इसके पीछे कोई रीज़न है, अल्लाह ताला कुछ चाहते हैं तो ये हुई है। तो फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ न्यूट्रिशन वाली साइड पे। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, जहाँ से उन्होंने किया ISSA से वो सर्टिफिकेशन की, तो फिर समझ आई कि न्यूट्रिशन है क्या असल में और इसका कितना ज़्यादा रोल है आपकी बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में। बॉडी बिल्डिंग ना भी हो, सिर्फ फिट अपने आप को रखना है, तो उसमें न्यूट्रिशन का कितना रोल है। तो फिर इसको अपना मैंने बना लिया सिलसिला रोज़गार भी, और फिर इस लाइन पे आगे बस मैं और वसीम भी फिर अब कर रहे हैं। मेरे खैर वो उस्ताद है, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, लेकिन ये है कि मिल के हम कर रहे हैं। सही है। अच्छा उस्मान भी, अब ये बताइएगा कि ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करती है? देखें, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन वही रोल प्ले करती है जो किसी मशीन में ऑयल रोल प्ले करता है, किसी गाड़ी में पेट्रोल या मोबिल ऑयल रोल प्ले करता है। क्योंकि बॉडी भी एक मशीन है, इसको भी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, इसको भी सही चलने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है जो इसको सही चलाएं, यानी इसको फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक, ऑयल की ज़रूरत है, और वो क्या है? वो आपकी खुराक है। अब जो हमारी सेहतें ख़राब हुई हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि हमने न्यूट्रिशन नहीं ठीक रखी अपनी, हम उनको सही तरह से बॉडीज़ को फीड नहीं कर रहे जिस चीज़ की ज़रूरत है। एक मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि यार गाड़ी में पेट्रोल वो फलां पेट्रोल पंप से डलवाना है, उनका पेट्रोल बड़ा खालिस है। अब आप क्यों ये सोचते हैं? आप इसे सोचते हैं कि वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे तो गाड़ी की एफिशिएंसी बेहतर होगी, गाड़ी सही तरीके से काम करेगी, लंबे अरसे तक ठीक रहेगी, फॉल्ट नहीं आएगा, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो हमारी बॉडीज़ भी तो मशीन है, इसको सही तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, सही खुराक देंगे, तो ये लंबे अरसे तक सही तरीके से काम करेगी। तो 80% काम तो है ही न्यूट्रिशन का। एक्सरसाइज ने आपका फैट लॉस करना हो, बॉडी बिल्डिंग करनी हो, वेट बढ़ाना हो, बॉडी की टोनिंग में, मसल को बढ़ाने में काम करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 20% है। 80% मैं मानता हूँ कि न्यूट्रिशन, और इसी बेस पे हम लोग रिजल्ट्स लेते हैं। अब उस्मान भाई ये बताइएगा कि अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे न्यूट्रिशन का तो रोल है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन हम न्यूट्रिशन के लिए डाइट प्लान कैसे तैयार करें? तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बताएं कि डाइट प्लान कैसे तैयार किया जाता है। सिंपल आम बंदा जो देख रहे हैं उनको एक वे दे दें कि ऐसे डाइट प्लान तैयार किया जाता है जो लोकल कम्युनिटी देख रही है। देखें, न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली 3 बेसिक मैक्रोज है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें है क्या। 3 बेसिक मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और इसके साथ मिनरल्स। लेकिन जो बेसिक मैक्रो हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं।
अब आपने ये देखना है कि मैंने किसकी कितनी मिकदार लेनी है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड काम होता है, लेकिन शुरू में होता है वंस आप, लेकिन इसके बावजूद राहबर बहुत ज़रूरी होता है। मैं सारा कुछ सीख भी लेता, अगर डॉक्टर वसीम ना होते तो मैं इस स्टेज पे नहीं आ सकता था, ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने मुझे गाइड किया। अभी स्टिल मैं मतलब अपने क्लाइंट्स तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी न्यूट्रिशन सारी उन्हीं से पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे आप ही उस्ताद हैं, आप नहीं बताना है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो एक राहबर ज़रूरी होता है। एनी हाउ, एक तो ये कि मैंने अपनी वीडियोस यूट्यूब वीडियोस पे मैं बताता रहता हूँ, वो आपने BMI अपना कैलकुलेट करना है, वो TDEE कैलकुलेटर ऐप है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। अब जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, एक आइडिया के मुताबिक 500 लेस अगर आपने वजन कम करना है, या 500 ज़्यादा, ये एक जनरल फार्मूला है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। लेकिन आपने स्टार्ट लेना तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो खाने जिसम में जाके शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियोस अपनी बना चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, कि कौन कौन से खाने हैं जो कार्ब्स कहलाते हैं, जिसम में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि जो चीज़ खाना जिसम में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहा है वो आपकी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रही है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है और फैट बर्निंग नहीं होती, बल्कि फैट स्टोरेज होती है। तो आपने कार्ब्स को कम रखना है अगर आपने वजन कम करना है, और प्रोटीन या हेल्दी फैट्स, दो तरह की डाइट्स आजकल बहुत चल रही है। कीटो डाइट है, उसमें फैट्स को हाई रखा जाता है, और कार्निवोर डाइट है, उसमें प्रोटीन को हाई रखा जाता है। तो ये दोनों तरह की आप डाइट्स कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने प्रोटीन को हाई रखना है, फैट्स को मॉडरेट रखना है। तो इससे रिलेटेड माई फिटनेस पैल और इस तरह की मुख्तलिफ ऐप्स हैं जहाँ पे आप फूड को लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी को लिखेंगे, तो आपको मैक्रोस बता देंगे। एस्टिमेटेड होता है, लेकिन वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये अंदाज़न इतनी कैलोरीज बननी है, मुझे इतनी लेनी है, तो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाइट प्लान्स दिए हुए हैं, मेल्स और फीमेल्स के लिए भी, और मैं साथ ये बताता हूँ कि अगर आपका BMI मैच कर गया तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को, नीचे वो कमेंट भी करते हैं। तो स्टार्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझें कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ये बहुत आसान है। ये मुश्किल इसलिए है कि अभी ये फील्ड में कोई एंटर नहीं हुआ। मैं अगर वजन कम करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने शुरू किया था, तो मुझे न्यूट्रिशन का पता नहीं था, तो मैंने उसके बारे में सीखा भी नहीं, मैंने तरद्दुद भी नहीं किया ये क्या है। मैं वो जिम ट्रेनर के पास गया, उसने कहा ये करना है, तो मैंने वही कर लिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी उस्मान भी, ये अक्सर बंदे कहते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में फैट गेन होता है, वजन बढ़ता है, लेकिन जो फैट खाते हैं उससे भी वजन बढ़ता है। तो व्यूअर्स को ये बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मिसकंसेप्शन है। फैट्स, हेल्दी फैट्स को फैट के तौर पे लिया जाता है, यानी हेल्दी फैट्स को चर्बी के तौर पे लिया जाता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जिस्म में ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो फिर फैट सेल्स में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम ये तो कहते हैं कि आपने कार्ब्स कम रखें, क्योंकि आप कार्ब्स ज़्यादा लेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फैट सेल्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं, हेल्दी फूड से क्या मुराद है? प्रोटीन हाई रखी हुई है, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं आप, तो वो भी अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो वो अल्टीमेटली फैट सेल्स में कन्वर्ट होंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि आपकी एक्सपेंस से ज़्यादा जितनी भी इनकम होगी, आप अपने महीने में एक्सपेंस पूरे कर लेंगे, उसके अलावा जितने पैसे बचेंगे उनको सेव ही करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बॉडी ने भी ऐसे ही करना है, उसको जितनी कैलोरीज की डिमांड है उस कैलोरीज को उसने बर्न करना है, उसके बाद जितनी बचेंगी उसने उसको सेव ही करना है। जैसे हम सेव करते हैं कि यार कल को जरूरत पड़ी तो हम पैसे इस्तेमाल करेंगे, तो बॉडी भी उसको सेव करेगी एज एन एनर्जी, फैट सेल्स की जरूरत में, कि कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। और वो कल वैसे हम आने नहीं देते, क्योंकि हम अगले टाइम पे फिर उसी तरह खा लेते हैं। सही। जो उस्मान भी, व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो मेजर फैट्स वाली डाइट कौन सी है, और कार्बोहाइड्रेट्स जिन डाइट पे हैं वो कौन कौन सी है? देखिए मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। जितने आपके ग्रेन्स हैं, रोटी है, चावल है, आपकी दालें हैं, बीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब कार्ब सोर्स हैं। सब्जियां हैं, लेकिन सब्जियों में खैर बहुत कम कार्ब्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको लेनी चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वीडियो में डिटेल बना चुका हूँ इसके ऊपर कि आपने कौन से खाने हैं जो जिसमें जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। बस उन खानों की मिकदार को कम रखना है, और उसके अगेंस्ट प्रोटीन, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ कि प्रोटीन किस किस में होती है। अब जितने आपकी जो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो एनिमल बेस्ड है, यानी आपके एग्स हैं, आपकी चिकन, बीफ, मटन, फिश, ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी सही खालिश प्रोटीन जिसमें तमाम अमीनो एसिड्स हैं, वो आपके एनिमल सोर्स है। अब कुछ लोग ये कहते हैं दालों में भी प्रोटीन है, लोबिया में भी प्रोटीन है, लेकिन वो एनिमल सोर्स प्रोटीन है, सॉरी प्लांट बेस्ड सोर्स प्रोटीन है। एक तो ये उसके अंदर अमीनो एसिड्स पूरे नहीं है, यानी आप कहते हैं ना कि ये चीज़ खालिश है, वो नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप उसको गौर करेंगे, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है फिटनेस पैल जैसा की, आप उसके अंदर जिसका दाल को लिखेंगे, लेट्स से 1 कप या 100 ग्राम, तो वो आपको बताएगा कि इसमें प्रोटीन कितनी है और इसमें कार्ब्स कितने हैं। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो ज़्यादा है, और जिस खाने में जिस मैक्रो की रेशियो ज़्यादा हो उसको उस कैटेगरी पे रखा जाता है। तो ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते
क्योंकि वो दालों को खा रहे होते हैं प्रोटीन समझ के, लेकिन बेसिकली कार्ब्स की इंटेक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि दालों में कार्ब्स ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, और जो प्रोटीन है वो भी खालिज नहीं है। तो इसलिए जो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उस पर जाना है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जो कंपनी को गाड़ी या कोई मशीन या कोई चीज़ बनाती है उसके साथ उसका मैनुअल देती है कि आपने इसको इस तरीके से चलाना है, इसके ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये बेहतरीन एफिशिएंसी देगी। तो हमारे जिस्म अल्लाह ताला ने बनाए, तो अल्लाह ताला से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल सही है। तो जिसको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया था ना खाने का, तो अल्लाह ताला ने प्रोटीन उतारी थी। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला दाल भी उतार सकता था, चावल भी उतार सकते थे, हो सकता था ना, नहीं उतारी। डेली बेसिस पे सुबह शाम प्रोटीन आती थी। इस बात से कतई नज़र कि वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, तंदुरुस्त है, सबको प्रोटीन दी जाती थी। और ऐसा भी नहीं किया कि किसी दिन प्रोटीन उतार दी, किसी दिन चावल उतार दी, किसी दिन गंदम उतार दी, ठीक है, जैसा हम लोग हमारे घरों में अक्सर होता है कि नहीं यार ये 2 दिन हफ्ते में गोश्त खाना, नहीं, डेली बेसिस पे जिस्म को ज़रूरत है। आज साइंस मानती है इस बात को कि आपकी पूरे पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर में क्या है, बोन्स हैं और मसल्स हैं, और दोनों को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला वो उतार सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला को पता था जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है। और जब बनी इसराइल ने जिद की कि हमें ग्रेन्स चाहिए, हमें गंदम चाहिए, तो अल्लाह ताला ने पूरी आयत उतार दी कि तुम आला छोड़ के अदना मांगते हो, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि आला क्या है, आला प्रोटीन है, ठीक है, अदना क्या है, ये ग्रेन्स। और फिर अल्लाह ताला ने वो ग्रेन्स जो अदना था वो आसमान से नहीं उतारा, उसके लिए उनको बता दिया कि वो फलां बस्ती की तरफ चले जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज साइंस भी मानती, पूरी दुनिया में ये कार्निवोर डाइट या ये जो कीटो डाइट है क्या है, गोश्त के ऊपर ही तो है, प्रोटीन के ऊपर ही तो है, ठीक है, हेल्दी फैट्स के ऊपर ही तो है। तो जिस्म को ज़रूरत ही इस चीज़ की, तो आपने अपनी बॉडी को इस चीज़ से फीड करना है, और आपकी बॉडी से। और अब बात आती है कि ये किताबी बातें हैं, तो ठीक है, हमने ये पढ़ा, किताबी बातें हैं, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर। आप मेरा फेसबुक देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगी हैं वो क्या है, वो यही है। इसी बेस पे तो हमने रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट्स खैर अल्लाह ताला ने देने, लेकिन हमने कोशिश यही की कि हम जिस्म को वो चीज़ दें जिसकी उसको ज़रूरत है। प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल भी दिए है, अगर जो समझने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको समझ आ गई होगी कि प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। अच्छा उस्मान भाई, एक और मैं आप बात बताता चलो, उस्मान भाई ने ना एक इनका क्लाइंट था, फीमेल क्लाइंट थी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। 2013 से वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उस्मान भाई ने उसको ट्रेनिंग कैसे दी और वो व्हील चेयर के बाद चलने के काबिल हुई। उस्मान भाई ये स्टोरी शेयर करिए। नहीं, वो जो 2013 वाली थी ना व्हील चेयर वाली, वो मेल थे, वो मैंने उनकी मेल थे, वो मेल थे, मैंने फेसबुक पे उनकी लगाई थी। वो खैर एक इंजरी की वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, स्पाइनल इंजरी थी उनकी। मैंने चैट की सारी स्क्रीनशॉट और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है। वो और केस साल 2013 से चल नहीं सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 हफ्तों के बाद वो खड़े हो गए। ये जो फीमेल की बात थी, ये 5 साल से बेड पे थी। अच्छा मतलब ये इनका वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि इनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स और वो सारा, कि ये चल भी नहीं सकती थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 12 हफ्तों के दरमियान वो खड़ी हो गई, यानी उन्होंने हल्का हल्का चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने ये करना होता है, हमने कुछ नहीं करना होता। लेकिन बात यह है कि हमने किया क्या था, हमने ये किया था कि हमने उनको डाइट वो दी थी जिसकी जिस्म को ज़रूरत है। अच्छा ऑयल दिया था, मोबिल ऑयल, अच्छा पेट्रोल दिया था, ठीक है, बॉडी की मशीन ऐसे ही काम करने लगी, वजन कम होना शुरू हुआ, स्ट्रेस खत्म हुआ, इन्फ्लेमेशन बॉडी से खत्म हुई। जॉइंट जैसा मुझे प्रॉब्लम हुई थी आर्थराइटिस वाला इशू, वो इसी वजह से नहीं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी, कार्ब्स की इंटेक बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से ये सारे रिएक्शंस आ रहे थे। ये बात मुझे उसी महीने बताई थी, लेकिन बाद में जैसे पढ़ा तो समझ आई कि हाँ यही असल में सारा काम है। तो इसी बेस पे काम किया था कि कार्ब्स की इंटेक को कम किया था, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स दिए थे, जिस्म का निज़ाम सही तरह से काम करने लग गया था। अल्लाह ताला ने करम करना था। और उनको एक्सरसाइज क्या करवाई थी? अक्सर सिंपल, देखिए वो तो हिल ही नहीं सकती थी ना, तो सिंपल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, जैसे नीज वगैरह की, कि थोड़ा सा यूज टू हो जॉइंट्स, क्योंकि 5 साल हो गए थे वो हिल नहीं पा रही थी। तो वो हल्की हल्की एक्सरसाइज थी। असल काम न्यूट्रिशन ने करना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज से रिजल्ट्स मिलने हों, तो जिम में हर बंदे के 6 पैक्स हों, जिम में हर बंदा फिट हो, मस्कुलर हो। 4 5 साल 6 साल मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी। वो 6 साल से बॉडी बिल्डिंग करती थी। फिर मैंने इंटरव्यू भी लगाया था यूट्यूब पे, तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक नहीं थी। आपने खुराक जो आप खा रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। उस्मान भी आप व्यूअर्स को ये बताइएगा कि अक्सर बंदे ट्रेनिंग भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी अच्छी लगते हैं, लेकिन उनके 6 एब्स नहीं बनते, 6 पैक्स विजिबल नहीं होते। क्या वजह है कि वो 6 एब्स का वो बना सकते हैं? वो बताइएगा, एक फार्मूला, एक नुस्खा उनको दे दें। कोई फार्मूला, कोई नुस्खा नहीं है। मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पे बना चुका हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है। अब आप ये बात करें कि लोग न्यूट्रिशन भी ठीक रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, 6 पैक्स नहीं बन रहे। अगर 6 पैक्स नहीं बन रहे, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है आपकी, सिंपल सी बात है। एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर लें, अगर 6 पैक्स विजिबल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। जिस न्यूट्रिशन को आप ठीक समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है। सलमान शाह मेरे एक क्लाइंट हैं, और उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी लगाई हुई है। 7 हफ्तों में उनकी बॉडी क्लियर हुई थी। तो 6 पैक्स नहीं बन रहे थे, 6 साल से वो कर रहे थे।
एक्सरसाइज। और जिम वाले कहते थे कि जी आप स्टेरॉइड्स लेंगे तो तब बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे। बनेंगे से मुराद विजिबल होंगे, बने हुए तो सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, हम सबके हैं, विजिबल होना एक प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया था, सिर्फ उसी फार्मूले पे काम किया था कि पैक्स के ऊपर जो लेयर है आपकी फैट की, ठीक है, वो ख़त्म करनी है। तो वो कैसे ख़त्म करनी है, वो क्या है, वो आपके फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स क्या है, उसकी अगर आप बेस को समझें, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की सप्लाई को रोकने ये वाला ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा। जब ये ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, लेयर हट जाएगी और नीचे से आपके पैक्स। और आप ये बताएं कि वो डाइट प्लान क्या दी थी जिससे उनको पता लगे कि उनके 6 एब्स विजिबल हो गए? देखिए डाइट प्लान हर एक का डिफरेंट था। मेरे डाइट प्लान में उन्होंने भी बताई थी, वीडियो में भी बताया है, सिंपल प्रोटीन को हाई रखना है आपने, यानी जिसमें एग्स हैं, चिकन, गोश्त वगैरह। मॉडरेट फैट्स रखने हैं आपने, जिसमें आपका ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव्स हैं, बादाम वगैरह हैं, ये जो आपके नट्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, रोटी, ब्रेड, चावल, इस तरह की। फ्रूट्स तो खैर बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि फ्रूट्स क्यों नहीं फैट बढ़ने के दौरान इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाते हैं फ्रूक्टोज की वजह से। तो वो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है, कार्ब्स को कम से कम रखना है, बॉडी को प्रोटीन देनी है, फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो उसको वो खत्म होगी, वो लेयर ही तो हटानी होती है। वो बेसिकली उनके मसल्स के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया था। लोग कहते थे कि 7 हफ्तों में मसल्स कैसे बन गए, तो फिर मैंने वीडियो बाकायदा बनाई, मैं वसीम भाई साथ थे, डॉक्टर वसीम जो है, तो हमने ये वीडियो बनाई कि उनको बताया लोगों को कि हमने इनके मसल्स नहीं बनाए, मसल्स इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, 6 साल की मेहनत है, नज़र नहीं आ रहे थे। हमने उसके ऊपर कोशिश की है कि वो जो ऊपर चादर चढ़ी हुई है ना कार्ब्स की, जो चर्बी की, वो हट जाए। वो हटाई तो जिस्म क्लियर हो गया उनका। अच्छा उस्मान भी आप बताइएगा कि वाटर ह्यूमन बॉडी में क्या रोल प्ले करता है 6 एब्स के दौरान? क्या कुछ लोग कहते हैं कि मिनिमम, आपको भी कहा था कि आधा ग्लास पानी पीना, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल बंदे के लिए 3 लीटर है, तो एक्सरसाइज करने वाले बंदे के लिए 5 लीटर तो ज़रूरी है। तो वाटर बताएं ह्यूमन बॉडी में कितना ज़रूरी है? 60% आपकी बॉडी, 60 to 65% बॉडी वाटर से बनी है। अल्लाह ताला ने वो जब उसका वो सारा तैयार किया मट्टी और वो पानी, तो उसमें 65% आपका पानी है। आपके हर सेल को पानी की ज़रूरत है। तो जब तक आप पानी की इंटेक पूरी नहीं रखेंगे, सेल सही तरीके से, टिश्यू सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जब वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो बॉडी रिजल्ट कैसे सही देगी? मैंने जब स्टार्ट किया वजन कम करने के लिए, तो मुझे तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले, तो जो ट्रेनर उन्होंने कहा दिन में आधा गिलास पानी पीना है, बड़ी भी सख्त प्यास लगे, आधा गिलास पानी पीना। और मैं तो समझ गया, क्यों जी, ये आपके क्लियर तब होंगे। अब ये भी ओल्ड स्कूल थ्योरी है ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन्होंने स्टेज पे जाने से कुछ घंटे पहले पानी को छोड़ना होता है ताकि बॉडी की डेफिनेशन हो, ठीक है, मसल्स और क्लियर नजर आए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पानी छोड़ने से मसल्स निकलेंगे, वो डेफिनेशन के लिए करते हैं। लेकिन उसको इंप्लीमेंट क्या किया गया कि जब भी आपने वजन कम करना है, पानी पीना छोड़ दें। गलत कॉन्सेप्ट है। 14 से 16 ग्लास में अपने क्लाइंट्स को डाइट प्लान में लिख के देते हैं कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी डेली बेसिस पे पीना है, फैट लॉस के दौरान, मसल गेन के दौरान। अब जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगाई हुई है, मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, पानी ऐसे ही पिया, जिस्म क्लियर हो गया, क्योंकि जिस्म को पानी की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट गलत है कि जी पानी का। एक और उस्मान भी, अक्सर बॉडी बिल्डर क्या करते हैं कंपटीशन के दौरान नमक खा रहे होते हैं, कोई कह रहे हैं सोडियम छोड़ देते हैं, इसका क्या ह्यूमन बॉडी में? देखिए वो जो सोडियम को छोड़ा जाता है सिर्फ डेफिनेशन के लिए छोड़ा जाता है। सोडियम ह्यूमन बॉडी में रोल क्या प्ले करता है? सोडियम, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि सोडियम कितना इंपॉर्टेंट है आपके हर सेल के अंदर। सेल के अंदर किसी चीज ने जाना, न्यूट्रिएंट्स ने, विटामिन्स, मिनरल्स किसी चीज ने, और उधर से बाहर आना है किसी चीज ने। सोडियम के बगैर पॉसिबल नहीं है। आपके जिस्म में सोडियम पूरा होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये तब काम पूरा करेंगे। हम डाइट प्लान के अंदर 2 चाय के चम्मच लिख के मैं भेजता हूँ कि आपने पिंक सॉल्ट लेना है। लोग कहते हैं नहीं हमें ब्लड प्रेशर, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, स्टडीज बताती हैं कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमने इंप्लीमेंट किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर, कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट 2 टीस्पून पिंक सॉल्ट लेके ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ दे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नमक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नमक का जिस्म की, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 और ख़ास तौर पे पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये तो हमारे घरों में टेबल सॉल्ट आता है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो वो आपने पिंक सॉल्ट पे आए, घरों में पिंक सॉल्ट लेके आए या सी सॉल्ट लेके आए। और सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चाय के चम्मच डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है, हमारी क्लाइंट्स को हम लिख के देते हैं। पिंक सॉल्ट और वो सी सॉल्ट कैसे? देखिए पिंक सॉल्ट क्या है? पिंक सॉल्ट क्या है? जो खियोड़ा की कान से निकल रहा है पाकिस्तान में, पहाड़ों से जो निकल रहा है, पहाड़ी नमक। अगर अक्सर दुकानों पे देखा होगा पत्थरों की सूरत में पड़ा था, उसको फिर लोग पिसवाते हैं। अब खैर पिसा हुआ भी आ रहा है, शान है और मुख्तलिफ कंपनी से जिन्होंने निकाला है, तो वो आप यूज़ करें। सी सॉल्ट, अब ये क्या, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये फर्क क्या है, ठीक है, कि सी सॉल्ट क्या है और पिंक सॉल्ट क्या है और आम सॉल्ट क्या है, ठीक है। जो आपका अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है वो खालिस है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसके अंदर तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, सब कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें हैं।
अब क्या करते हैं ये कि उसको क्लियर करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, अलग से प्रोडक्ट बना देते हैं, और जो पीछे रॉ बचता है वो सफ़ेद रंग का, वो हमें दे देते हैं कि ये नमक है, उसके अंदर सिर्फ जायका होता है और कुछ नहीं होता, मिनरल्स नहीं होते और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये नहीं होते। अब जिस वक्त इन्होंने ये किया तो पता चला, कंपनीज ने बनाना शुरू किया तो पता लगा लोगों को वो गले एक प्रॉब्लम होनी शुरू होगी गले की। इन्होंने कहा जी ये तो आयोडीन की कमी की वजह से होती है। फिर इन्होंने उस नमक के अंदर आयोडीन भी डालना शुरू कर दिया, जबकि जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ नमक है उसके अंदर आयोडीन होता है, उसको निकाल लेते हैं पहले। अब अवेयरनेस हो रही है, लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है, बाहर तो खैर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, पाकिस्तान में अभी शुरू हुई है कि ये कितना ज़रूरी है आपका पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट। पाकिस्तान में तो पिंक सॉल्ट बहुत कॉमन है ना, क्योंकि हमारे पास ही तो निकल रहा है और यहीं से तो पूरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है। तो जिन जगहों पे, जिन मुल्कों में पहाड़ों से नमक नहीं मिलता वो समंदर से इकट्ठा करते हैं, लेकिन नमक वही है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो। तो वीडियो से भी आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने बनाई है कि ये क्या है, फर्क क्या है, लेकिन ज़रूरी क्या है आपके लिए, वो नमक जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जी, मैं उस्मान भाई के चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो उस्मान भाई अब बात करते हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट अगर शुगर को ख़त्म करना चाहें, कोई उनको भी आसान सा फार्मूला बताएं कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को कंट्रोल करके वो कैसे शुगर को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए शुगर जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनमें से आता है, यानी आपके डायबिटीज़ का मतलब क्या है। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, खून में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है। अब खून में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो खून में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि आप वो खाना ज़्यादा खा रहे हैं जो जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज आगे इस्तेमाल नहीं हो पा रही। क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रही कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या हम एक्सरसाइज नहीं करते, या हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और जितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, वो इसीलिए उसके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल तरीका है। आज तक लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो मैनेजेबल है। मैं और डॉक्टर वसीम और मैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा, मैं तो खैर उनका शागिर्द हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि डायबिटीज़ रिवर्सेबल है। फिर जिस वक्त हमने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिल गए, रिवर्स हो गई। किया क्या हमने, जिसम एक चीज़ की ज़्यादती है तो आपने क्या करना है, आपने वो खाने छोड़ देने हैं जो जाके उस ज़्यादती को बढ़ा रहे हैं। यानी जो खाने जिसम में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल कुछ अर्से के लिए रोक दें, 8 से 12 हफ्तों के लिए रोक दें। बॉडी में जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन की वो भी ठीक हो जाएगी, ग्लूकोज के लेवल्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी इस्तेमाल करिए, एक्सरसाइज करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, लंबे अरसे तक फास्टिंग करें, ताकि आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स नीचे हैं। जैसा भी रमज़ान आ रहा है, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है फैट बर्न करने के लिए भी और ग्लूकोज को भी ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ को। तो सिंपल खुराक में थोड़ी बहुत सी चेंजेस है। दवाई छूट जाती है, पहले दिन ही छूट जाएगी। जब आपने बाहर से ग्लूकोज लेनी ही नहीं और जिसम में जो ज़्यादा है वो बॉडी इस्तेमाल करेगी, तो खून में से ग्लूकोज साफ होना शुरू हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, तो जब खून में से ग्लूकोज साफ होगी तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, डायबिटीज रहेगी नहीं। ग्लूकोज साफ करने का क्या तरीका है, क्या डाइट प्लान? एक्सरसाइज ग्लूकोज को इस्तेमाल, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है, वो इस्तेमाल होगी तो खत्म होगी ना। पैसे हैं आपके पास, वो इस्तेमाल होंगे तो खत्म होंगे ना। गाड़ी में पेट्रोल है, इस्तेमाल होगा तो खत्म होगा, वरना तो पड़ा रहेगा। ये ग्लूकोज को बढ़ाने वाली डाइट कौन सी है जो शुगर? कार्बोहाइड्रेट सिंपल, जो खाने जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जो खाना भी जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, रोटी, चावल, ब्रेड, हर तरह की ग्रेन्स, फ्रूट्स। वो तो प्रोटीन भी उस्मान भी होती है शुगर में जाके नहीं, जो ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देती है वो आपके कार्ब्स देते हैं, और नहीं देते। वो ब्लड ग्लूकोज को जो स्पाइक देती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को ठीक रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन देते हैं, हेल्दी फैट्स देते हैं, कार्ब्स नहीं देते, क्योंकि कार्ब्स ऑलरेडी जिस्म में ज्यादा है। चाहे हेल्दी फैट्स वाली डाइट बताइएगा जो कीटो डाइट, किसी भी किस्म की कीटो डाइट ले लें, वो हेल्दी फैट्स का मुराद ये है कि जिसमें कीटो डाइट का मतलब ये है कि उसमें हेल्दी फैट्स ज़्यादा होंगे, प्रोटीन मॉडरेट होगी और सबसे कम कार्ब्स होंगे। और जो कार्निवोर डाइट है उसमें यह कि हाई प्रोटीन डाइट होती है, मॉडरेट कार्ब्स होते हैं, वो फैट्स होते हैं, सबसे कम कार्ब्स को कम ही रखना है। ठीक हो गया। जो उस्मान भी अब बताइएगा कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनको कोई डाइट प्लान बताएं कि ये डाइट लें। ये तो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मेन चीज़ न्यूट्रिशन है, तो अब उनको बताइएगा कि क्या डाइट प्लान लें जिससे वजन बढ़ेगा, और ऐसी डाइट प्लान बताएं जिससे वजन कम होगा। देखिए मैं अपनी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लोग पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर बंदे के लिए एक डाइट प्लान हो। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता होता अब तक बन चुका होना था, गौरव ने बना लिया होना था, और उन्होंने आपको दे देना था एक ही डाइट प्लान वजन कम करने के लिए, एक ही डाइट प्लान वजन बढ़ाने के लिए। पूरी दुनिया में इसको फॉलो करना था, पॉसिबल ही नहीं। हर बंदे की कैलोरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज डिफरेंट है, उस हिसाब से उन कैलोरीज को सेट करना है। सिंपल फार्मूला जो आपने जहन में रखना है वो ये रखना है कि आपने कार्ब्स को सबसे कम रखना है और प्रोटीन या फैट्स को, अब आपकी मर्जी, आप कीटो डाइट करना चाहते हैं तो फैट्स को हाई कर लें, अगर आप कार्निवोर डाइट करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन को हाई रख लें, लेकिन कार्ब्स को कम रखना है। सिंपल फार्मूला ये। अब आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, मुझे कितनी चाहिए, ये डिफरेंट है। तो एक ही डाइट प्लान अमल नहीं हो सकता,
उससे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। डेफिसिट को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या परसेंटेज रखनी है आपने मैक्रो से, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। उस्मान भाई की बात ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। उस्मान भाई ये कहना चाह रहे हैं कि हर बॉडी जेनेटिकली डिफरेंट है दूसरी ह्यूमन बॉडी से, तो हर बंदे के लिए एक डाइट प्लान नहीं होगा। इसमें जेनेटिक्स की बात नहीं है। जेनेटिक्स आते हैं कि आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा और कितना लेट मिलेगा, जेनेटिक्स ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपने डाइट अगर बैलेंस रखी हुई है और आपने एक खास डेफिसिट को कायम रखा हुआ है वजन कम करने के लिए, या खास सरप्लस को कायम रखा हुआ है वजन बढ़ाने के लिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अब किस बंदे को कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे ये जेनेटिक्स पे रोल प्ले करता है। एक ही जेनेटिकली एक ही पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडीज भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। मेरी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, मेरे भाई की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, पेरेंट्स हमारे सेम है, लेकिन बॉडी के रिएक्शन डिफरेंट होते हैं कि कितनी जल्दी और कितना लेट मिलेगा रिजल्ट। लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स आपका सिर्फ ये बताएंगे कि आपको कितनी जल्दी या कितना लेट रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा डाइट, रिजल्ट ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ने करने का काम न्यूट्रिशन है, रिजल्ट तो आपको मिलेगा 100% मिलेगा अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो। अब जो लोग भूखा रहते हैं रिजल्ट तो उनको भी मिल जाते हैं ना, अगर उन्होंने वजन कम करना हो तो वजन तो उनका भी कम हो जाता है। रिजल्ट से मुराद ये होती है कि जिस्म में चर्बी बढ़ी है तो चर्बी खत्म हो, फोकस। सप्लीमेंट का बताएं कि सप्लीमेंट क्या चीज़ है और ह्यूमन बॉडी में सप्लीमेंट क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में फ़र्क है। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता, ठीक है। मुझे अक्सर जो क्लाइंट अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं जी हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हम किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर मैं जब उनको कहता हूँ विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, विटामिन डी आप डेफिशिएंट है, इसकी सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ओमेगा 3 पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हमें नेचुरल चाहिए, ठीक है। अब वो विटामिन डी को, ओमेगा 3 को, मल्टीविटामिन को स्टेरॉइड समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में फ़र्क है, ठीक है। अब जो खाने हम खाते हैं उसके अंदर क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स मिनरल्स ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब जो हमें नहीं मिल रही और बॉडी को ज़रूरत है तो हम कैसे पूरी करेंगे। ये सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स इसीलिए तो बने, मल्टीविटामिन्स इसीलिए तो बने कि जो खानों से, अब जैसा 50-60 साल में जिस तरह खाना हमारा चेंज हो गया उसमें हमें क्या चीज़ मिलती है, विटामिन्स पूरे मिलते ही नहीं, हमारी बॉडी को तो ज़रूरत है, बॉडीज तो चेंज नहीं हुई, वो तो फिजियोलॉजी वैसी है, खाने हमारे चेंज हो गए हैं, अब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है, वो कहाँ से पूरी होगी, फिर उसके लिए सप्लीमेंट्स हैं ताकि ये पूरे हो। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बना चुका हूँ, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन, इन सब पे वीडियोस बना चुका हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है और ये पूरे करना क्यों ज़रूरी है, और इसका स्टेरॉइड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, लोग कहते हैं जी वे प्रोटीन स्टेरॉइड है, कैसे स्टेरॉइड है, मतलब वे प्रोटीन आपकी प्रोटीन की सोर्स है पाउडर फॉर्म में, जैसे एग वाइट्स हैं, और आप चिकन को कह दो चिकन स्टेरॉइड है और एग वाइट जो है वो स्टेरॉइड नहीं है, जबकि दोनों सोर्स ऑफ प्रोटीन है लेकिन डिफरेंट फॉर्म है, एक गोश्त की फॉर्म में और एग की फॉर्म में, तो ऐसी एक पाउडर की फॉर्म में, तो वो स्टेरॉइड कहाँ से होगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ और खैर सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ये मसला है कि फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ निकल आपको पता नहीं है ना इसके बारे में लोगों को ज़्यादा, तो वो बस पैकिंग देख ली और जगह से खरीद ली, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता, वहाँ से नुकसान होता है। अब अक्सर एक सवाल लोग करते हैं कि यार ये जो आप वे प्रोटीन लेते हैं इसके अंदर स्टेरॉइड होते हैं, अगर उसके अंदर स्टेरॉइड हो तो वो तो बहुत महंगी हो जाए, वो तो अफोर्डेबल ही ना हो, तो बिजनेस कैसे चलाएगा बंदा, क्योंकि स्टेरॉइड तो बहुत महंगे होते हैं। प्रोटीन है, अगर किसी ने 2 नंबरी भी करनी होती है ना तो वो खालिस चीज को मिलावट करके उसको कम खालिस करता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाता है। 10,000 की चीज मिल रही है और वो खालिस है तो हो सकता है वो 8,000 में बने और 2,000 उसका प्रॉफिट हो, ठीक है। और एक खालिस चीज नहीं मिल रही, 10,000 में बिकनी है तो वो 5,000 या 4,000 में बनेगी, तो प्रॉफिट मार्जिन 6,000 हो गया। तो जिसने 2 नंबरी करनी है उसने तो इसलिए करनी है कि मुझे पैसे मिले, तो किसी ने 2 नंबरी इसलिए तो नहीं करनी कि 10,000 की चीज खालिस 8,000 की बन रही है तो उसके अंदर स्टीराइड डाल के 15,000 की कर दे उसको और बेचे 10,000 की, तो वो 5,000 8,000 नुकसान उठाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमेशा जब मिलावट होती है तो उसमें घटिया चीज़ें, ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो सेहत के लिए नुकसान देती हैं, जो चीप हों, जो सस्ती पड़े, तब जाके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो जो आपने प्रोटीन भी लेनी है एक ऑथेंटिक जगह से लें, और दूसरा ये देखें कि जेन्युइन प्रोडक्ट हो, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज ही तो ज़्यादातर होता है, चीनी तो डाली होती है उन्होंने और क्या किया होता है। अब उससे रिजल्ट इस वक्त नहीं मिलते या नुकसान होता है तो लोग समझते हैं सप्लीमेंट्स गलत है। आपने पहले क्या वर्किंग की है उसके ऊपर, ठीक है, आपने पहले कोई ऑथेंटिक जगह से ली है नहीं ली, आपने पहले देखा है कि यार ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब जिस तरह वसीम भाई की अपनी प्रोडक्ट है जिमनास्टिक न्यूट्रिशन की, लेकिन वो भी मैं भी हम लोग ने जो इकट्ठी वीडियोस की हैं उसमें भी बताते हैं सबसे पहले नेचुरल डाइट से पूरी करें प्रोटीन की सोर्स। अगर उसके बाद भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही या आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें आप सॉलिड मील नहीं ले सकते बार बार, तो आप फिर उसमें प्रोटीन ऐड करें। तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में फ़र्क है। सप्लीमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टेरॉइड जिसने कॉम्पिटिटिव लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करनी है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी डेफिनेशन चाहिए, उस तरह का साइज़ चाहिए आपको। लेकिन
सप्लीमेंट जो है वो आपकी ज़रूरी है, उसमें बॉडी को चाहिए, और वो स्टीरॉयड से उनका कोई ताल्लुक नहीं। क्या एक असली और अच्छी प्रोडक्ट जो सप्लीमेंट की होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? ऑथेंटिक डीलर से लें। अब आप लैब्स पे तो लेके जा नहीं सकते कि मैं ये स्कूप चेक कराऊँ, इसके अंदर जो चीज़ है वो वाकई है, ये जो लिखी हुई कंपनी में है। ऑथेंटिक डीलर से लें, आपको पता हो यार ये डीलर ठीक है, इसकी रिव्यू ठीक है, और इसके पास डीलरशिप है, या इसके पास चीज़ ठीक होगी, ये तो आपको पता चले। थोड़ी सी स्टडी करें तो हमें पता नहीं चल जाता कपड़ों की दुकान कौन सी अच्छी है, जूतों की दुकान कौन सी अच्छी है, कोई और चीज़ लेने जाए हमें पता चलता नहीं इसके पास चीज़ सही नहीं मिलेगी, इसके पास चीज़, इसके मसाला जार ठीक नहीं है, इसके मसाला जार ठीक है, पता चल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इस बारे में थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको डीलर्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान में बहुत है। अच्छा उस्मान भी अब एक और चीज़ लेके आते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अक्सर आपके क्लाइंट्स भी होंगे, वो डाइट को डिसिप्लिन नहीं रख पाते। ट्रेनर ने कह दिया ये न्यूट्रिशन लेनी है, लेकिन वो टाइम पे नहीं ले पाते। उसमें आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि डाइट डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, इस टाइम में ये चीज़ लेनी है? प्रायोरिटी पे लेके आए, सिंपल सी बात है। आप एक काम करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत है ना, आप प्रायोरिटी पे रखें उसको, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें, डाइट को प्रायोरिटी पे रखें, बिल्कुल मैनेज होती है। हम लोग तो उसको प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है। हम लोगों के लिए तो डाइट एक साइड पार्ट है, बस ठीक है यार, खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, बिजी था अपना जगह चला गया, अपना जगह चला गया। आपने उसको प्रायोरिटी पे रखना है। जिस तरह आपने स्टूडेंट है तो पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, जैसे मोबाइल को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, सोशल मीडिया को प्रायोरिटी पे रखा है, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें, डाइट बिल्कुल आसानी से मैनेज हो जाती है, और डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट नहीं ठीक होगी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए नहीं मिलते रिजल्ट्स। ये जो आपका फैट लॉस है ना, ये फिजिकल चैलेंज नहीं है, मेंटल चैलेंज है। आप इधर से कितने स्ट्रांग हैं, और इधर से स्ट्रांग होने की क्या निशानी है। हम लोग इधर से स्ट्रांग कब होते हैं, हम जॉब के मामले में हो जाते हैं, बिजनेस के मामले में हो जाते हैं, फैमिली के मामले में हो जाते हैं, रिश्तेदारों के मामले में हो जाते हैं, हम हर मामले में हो जाते हैं, खाने के मामले में क्यों नहीं होता। जिस दिन आप खाने के मामले में भी हो जाएंगे ना, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। चलो इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं भी अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग नाम ही माइंड का है। माइंड के खिलाफ गेम खेलेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगी और रिजल्ट भी मिलेगा। जाते जाते उस्मान भाई व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग अब खैर जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं जी काम में बिजी होते हैं, जॉब में बिजी होते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है। फैमिली को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है, और आप हेल्दी होंगे तो कुछ फैमिली के लिए कर सकेंगे ना। और लेटेस्ट स्टेजेस में पता चलता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, पता चलता है कि हमने कितना टाइम ज़ाया कर दिया। हमारे बच्चों को हमारे साथ की कितनी ज़रूरत थी, हमारे टाइम की कितनी ज़रूरत थी, हम उनको पैसा देते रहे और उनको टाइम की ज़रूरत थी। तो बैलेंस रखें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो अल्लाह ताला ने लिखा होना वो है, तो क्यों ना अल्लाह ताला पे छोड़ दिया जाए कि जब तूने लिख दिया है, जब तूने करना है, तो इस झंझट से जान छुड़ा दे। ये क्या टेंशन है, एक महीने में इतना कमाना है, साल में इतना करना है, 5 सालों में बच्चों को यहाँ तक लेके जाना है, जब करना ही अल्लाह ताला ने। तो हमारी जो ड्यूटी लगी है हम सिर्फ वही करें। तो हमारी ड्यूटी में हम फैमिली को टाइम दें, अपनी सेहत को ठीक रखें, अच्छी लाइफ गुजारें। और अच्छी लाइफ का फ़ायदा क्या होगा कि हमारी लाइफ बड़ी आसानी से गुजर जाएगी, गुजरनी तो वैसे भी है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको आसानी से गुजार लें। और हम लोगों ने अपनी लाइफ खुद ही ख़राब की, मैं खुद काफ़ी अर्सा ऐसे रहा, लाइफ ख़राब की, लेकिन अब छोड़ दिया ना जब अल्लाह ताला के ऊपर, तो लाइफ ईजी हो गई है। तो हेल्थ सबसे पहली बात है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी अच्छी सेहत या आपकी बुरी सेहत से मुझे कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है, आपके सगे बहन भाइयों को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, रिश्तेदारों को कोई नहीं है। अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा वो आपको खुद पड़ेगा, या आपकी इमीडिएट फैमिली को, बीवी को, शोहर को, या बच्चों को, इनको ही फ़र्क पड़ेगा, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, इसलिए हेल्दी चॉइसेस को अपनाएं। सारी ज़िंदगी ये खाने खाएं, आइंदा भी खा सकते हैं, मॉडरेशन में रह के खाएं, ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर सकें, खानों को एंजॉय करना छोड़ दें। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।